Assalamu alaikum dear students and welcome to organizational behavior. Today we are going to start our new chapter that is part of individual effect on organizational behavior. इससे पहले हमने बहुत सारे individual characteristics को explore किया था जैसे personality and values, attitudes, perceptions, motivations. तो इसी तरीके से आपके इमोशंस और मूड्स ये भी वो फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आउटकम्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो होलिस्टिक मॉडल अगर आप देखें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, जिसमें हमने कहा था कि कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल्स होते हैं। वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन हो गया, जैसे टर्नओवर इंटेंशन हो गया, जैसे परफॉर्मेंस हो गया, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर हो गया, उनके ऊपर अफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से इमोशंस और मूड्स भी एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्क प्लेस में किसी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर व्हाट आर इमोशंस एंड मूड्स और इनमें हम किस तरीके से उनको यूटिलाइज कर सकते हैं टू इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट वर्क प्लेस। So let's look at the learning outcomes of this particular chapter. After studying this chapter, you should be able to differentiate emotions from moods. So it means कि emotions और moods में थोड़ा बहुत difference है जो हम understand करेंगे. And list the basic emotions and moods. Discuss whether emotions are rational and what function they serve. अब emotions का rationality के साथ, फहम के साथ जो एक relationship है वो explore करेंगे. Identify the sources of emotions and moods. Show the impact emotional labor has on employees. डिस्क्राइब अफेक्टिव इवेंट्स थ्योरी। अफेक्टिव इवेंट्स थ्योरी एक पर्सपेक्टिव है इमोशंस को देखने का और उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। कंट्रास्ट द एविडेंस फॉर एंड अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अप्लाई कॉन्सेप्ट्स अबाउट इमोशंस एंड मूड्स टू स्पेसिफिक ओबी इश्यूज एंड कंट्रास्ट द एक्सपीरियंस, इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस अक्रॉस वेरियस कल्चर्स। अगर वर्क प्लेस में इमोशंस की हिस्ट्री को देखा जाए तो कुछ ही अर्सा पहले, इनफैक्ट इन द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन अपने अरूज पे थी और बहुत सारे जो मैनेजरियल पर्सपेक्टिव थे वो बड़े साइंटिफिक किस्म के सामने आ रहे थे, तो वहाँ पे ये सोचा जाता था कि इमोशंस जो हैं वो परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। और वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन में एक इमोशन फ्री ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने की कोशिश की जाती थी। आज तो मैनेजर समझते थे कि इमोशंस जो है वो हर किसी की लाइफ में, हर किसी की पर्सनैलिटी का एक बड़ा इनसेपरेबल पार्ट है, यानी वो उनसे अलग नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती थी कि इमोशंस फ्री ऑर्गेनाइजेशंस हो, क्योंकि ज़्यादातर ये सोचा जाता था कि इमोशंस एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन आजकल ये थिंकिंग चेंज हो रही है, ठीक है। और ये इसलिए चेंज हो रही है कि ये अब समझ आनी शुरू हो गई है कि इमोशंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ इमोशंस ऐसे ज़रूर होते हैं जो परफॉर्मेंस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो बहुत न्यूट्रल किस्म के होते हैं, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम इमोशंस व्हिच कैन आल्सो बी कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। और वो कंस्ट्रक्टिव इमोशंस जो हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर सकते हैं फॉर प्रोडक्टिविटी, फॉर परफॉर्मेंस एंड फॉर डिजायर्ड बिहेवियर जो ऑर्गेनाइजेशंस में हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। और यही वजह है कि अब इमोशंस को डिस्कस किया जाता है एज पार्ट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और इमोशंस की डिफरेंट थियरीज को पॉजिटिवली यूज किया जाता है फॉर एम्प्लॉयज पॉजिटिव बिहेवियर। इमोशंस और मूड्स होते क्या हैं? इस चीज को एनालाइज करने के लिए हमें 3 टर्म्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले अफेक्ट, फिर इमोशंस और मूड। जब अफेक्ट की बात की जाए तो अफेक्ट एक्चुअली एक अम्ब्रेला टर्म है जो ब्रॉड रेंज ऑफ फीलिंग्स जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट किस्म की फीलिंग्स, उसको हम अफेक्ट का नाम देते हैं। सो हम कहते हैं एक जेनेरिक सी टर्म है अफेक्ट, ठीक है, जो फीलिंग्स को रिलेट करती है, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं।
फिर अफेक्ट के अंदर एक टाइप्स ऑफ फीलिंग्स आ जाती हैं इमोशंस। इमोशंस को हम कहते हैं जो बड़ी इंटेंस फीलिंग होती हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, जो किसी खास वजह से होती हैं या किसी की तरफ वो डायरेक्ट कर रही होती हैं, वो पॉइंट आउट कर रही होती हैं, तो हम उनको इमोशंस कहते हैं। मूड जो हैं वो निस्बतन लेस इंटेंस फीलिंग्स होती हैं और उनकी कोई बहुत स्पेसिफिक रीजन नहीं होती जिसकी वजह से वो अराइज हो। इमोशंस किसी रीजन की वजह से अराइज होते हैं जिसको हम रीजन को स्टिमुलस का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन जो मूड्स हैं वो किसी खास वजह से अराइज नहीं होती और कोई खास कॉन्टेक्स्ट नहीं होता उनके बैक पे, वो इंटरनल एक आपकी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से हमें ये पता चला कि अफेक्ट इज ए ब्रॉडर टर्म जिसमें इमोशंस और मूड दोनों आ जाते हैं। मूड्स और इमोशंस में क्या फर्क है कि इमोशंस किसी स्पेसिफिक इवेंट की वजह से होती हैं और ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, ठीक है, ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होती हैं, इमीडिएट एक्शन डिमांड करती हैं, जबकि मूड जो होते हैं वो ज्यादा थोड़े से लेस इंटेंस होते हैं, कोई खास उनकी वजह नहीं होती और उनकी वजह से हम थोड़ी सी ज्यादा थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं, जबकि इमोशंस की वजह से हम ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं। थियोरेटिकली हम मूड्स और इमोशंस को सेपरेटली एनालाइज करते हैं, लेकिन हमेशा ये डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर नहीं होती। समटाइम्स ये ओवरलैपिंग भी हो जाते हैं, कभी हम किसी इमोशन को हम मूड का नाम दे देते हैं और किसी मूड को किसी इमोशन का नाम दे देते हैं। अब हम सबसे पहले इमोशंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये बात भी काबिल गौर है कि इमोशंस बहुत सारी किस्म के होते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर हमेशा जो एकेडमिशियंस हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनका एक इख्तलाफ भी पाया जाता है कि इमोशंस कौन कौन से इमोशंस हैं, क्या हम इमोशंस को कैटेगरीज के अंदर फिट कर सकते हैं। तो इसमें अब जैसे आपको पता है कि इमोशंस ये भी हो सकते हैं कि जिस तरह हम कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन है, फियर है, जेलसी है, इंथुजियाज्म है, गुस्सा है, नफरत है, सरप्राइज है, उदासी है, लव है, जॉय है, होप है, ये सारे इमोशंस हैं। बहुत सारे रिसर्चर्स ने कोशिश की कि इन इमोशंस को बेसिक इमोशंस में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसमें कुछ थ्योरीज हैं लेकिन वो हर कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जिसमें एक थ्योरी ये कहती है कि देयर आर 6 बेसिक इमोशंस, यानी कि बाकी सारे इमोशंस इन्हीं का ही पार्ट हैं, इन्हीं की टाइप हैं। तो 6 बेसिक इमोशंस क्या हैं? वी कैन हैव एंगर, फियर, सैडनेस, हैप्पीनेस, डिसगस्ट एंड सरप्राइज, ठीक है। और ये जो थ्योरी है जो कहती है कि 6 बेसिक इमोशंस है, ये थ्योरी यही कहती है कि बाकी तमाम इमोशंस इन्हीं इमोशंस का एक पार्ट है। उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इमोशंस को एक स्पेक्ट्रम में भी हम ऐड कर सकते हैं, विद पॉजिटिव टू नेगेटिव। वो स्पेक्ट्रम क्या है कि फ्रॉम हैप्पीनेस टू सरप्राइज टू फियर टू सैडनेस टू एंगर टू डिसगस्ट। तो ये भी एक स्पेक्ट्रम कई लोगों ने इसके ऊपर प्रपोज किया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज काबिल गौर है और आप लोगों को ज़हन में रखनी है कि बहुत सारे इमोशंस हर कल्चर में सेम तरीके से इंटरप्रेट नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि हर कल्चर में ये मतलब नहीं कि अगर आप रो रहे हैं तो उसका मतलब सैडनेस है। कुछ कंट्रीज में इवन क्राइंग मींस दैट यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, ठीक है। जैसे अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं, नामीबिया से भी एग्जांपल्स यहाँ पे कोट की गई हैं कि क्राइंग डज नॉट मीन सैडनेस, या फिर गुस्से से जैसे हम कहते हैं ना गुस्से से गुर्रा रहे हैं, ग्राउलिंग है, तो ग्राउलिंग का मतलब एंगर नहीं है। एंड इफ यू विटनेस अदर कल्चर पीपल अदर कल्चर स्पीकिंग, तो आपको समटाइम ऐसा लगेगा, आप कहेंगे यार कि कुछ कल्चर्स में लोग सिर्फ बातें कर रहे होते हैं तो ऐसे कर रहे होते हैं लाइक देयर क्राइंग। सो वो जरूरी नहीं है कि वो लाइक देयर एंग्री, नॉट क्राइंग एक्चुअली, लाइक देयर एंग्री। तो वो जरूरी नहीं है कि वो एंगर कर रहे हो, दैट इज नॉर्मली हाउ दे टॉक। बट हो सकता है कि हमें लगे कि यार वो बहुत गुस्से से आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं,
और ये भी पॉसिबल है कि हमें लोग बातें करते देख के कहें कि यार ये तो बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं, ये तो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन बेसिकली हम एक नॉर्मल टोन में बात कर रहे हैं। सो ये डिफरेंसेस भी इमोशंस में एग्जिस्ट करते हैं और इनको सामने रख के ही हमें दूसरों के इमोशंस को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। इसी तरह एक और नजरिए से देखा जाए तो रॉबर्ट प्लचिक जो साइकोलॉजिस्ट है, उसने एक व्हील्स ऑफ इमोशन बनाया है। अच्छा, अब प्लचिक का ये कहना है कि इमोशंस जो है ना वो लेयर्स में भी हो सकते हैं। अच्छा, वहां पे उसने दूसरों की बरक्स उसने कहा जी 8 बेसिक इमोशंस होते हैं। अच्छा, वो बेसिक इमोशंस क्या हैं? जॉय है, ट्रस्ट है, फियर है, सरप्राइज है, सैडनेस है, एंटिसिपेशन है, एंगर है और डिस्गस्ट है। ठीक है, और ये आपको जो व्हील है, जो मिडल में व्हील नजर आ रहा है, उसके बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग राइट साइड पे आपको ये 8 इमोशंस नजर आएंगे। अच्छा, अब इस व्हील ऑफ इमोशन के जरिए वो ये बताना चाह रहा है कि बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशंस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसमें इमोशंस की बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, बहुत सारी इंटेंसिटीज होती हैं, जिस इंटेंसिटीज की वजह से वो इमोशंस बहुत वाइड हो जाती है। ठीक है, और हमें बीइंग अ ह्यूमन एक्चुअली जरूरी नहीं कि हम इन सारे इमोशंस के नाम याद रखें, लेकिन हमें उनकी इंटेंसिटीज के बारे में अंदाजा होना चाहिए। यानी आपको भी पता है कि गुस्सा एक किस्म का गुस्सा नहीं होता। ठीक है, एक होता है शदीद गुस्सा होता है जो हम कहते हैं, एक होता है कि जैसे मतलब प्यार भरा गुस्सा भी होता है जो माएँ अपने बच्चों के ऊपर कर रही होती हैं। ठीक है, इस हद तक भी गुस्सा चला जाता है कि आप किसी को मारने या कत्ल करने के दर पे हो जाए, किसी से बदला लेने के दर पे हो जाए। और इंग्लिश लैंग्वेज में तो इस एंगर के लिए बहुत सारे नेम्स भी हैं। ठीक है, जो रेज भी है, स्कॉन भी है, सिंपल एंगर भी है, अनोयंस भी है। तो वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फिर ये है कि इमोशंस आपस में, डिफरेंट किस्म के इमोशंस आपस में इन्फ्यूज भी हो जाते हैं, आपस में कनेक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, जिससे जैसे हम कहते हैं ना कि डिस्गस्ट और एंगर आपस में मिल के कॉन्टेम्प्ट बनाता है, कि आपको गुस्सा भी आ रहा है और नफरत भी हो रही है, और वो मिल के आपका एक स्पेसिफिक इमोशन जो है वो राइज हो जाएगा। अच्छा, फिर इसमें ये भी, इस थ्योरी में ये जो आपको सामने फिगर नजर आ रही है, उसमें ऑपोजिट्स का भी कॉन्सेप्ट उसने दिया। देखा कि प्राइमरी जो इमोशंस हैं उनके ऑपोजिट्स भी हैं। जैसे आप देखें, जॉय है येलो कलर में द मिडल, उसके ऑपोजिट सैडनेस है। ठीक है, इसी तरह फियर है तो फियर के ऑपोजिट एंगर है। ठीक है, उसके बाद एंटिसिपेशन है तो एंटिसिपेशन के ऑपोजिट आपको सरप्राइज नजर आएगा। डिस्गस्ट है तो डिस्गस्ट के ऑपोजिट आपको ट्रस्ट नजर आएगा। और इसी तरीके से जैसे आप इसमें आउटवर्ड्स मूव करते जाते हैं तो वो इमोशंस की इंटेंसिटीज जो है वो लो होती जाती है, लो इमोशन इंटेंसिटीज। और लो इमोशन इंटेंसिटी का मतलब है कि फिर आपका जो एक्शन ऑन इमोशंस है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे जैसे व्हील के सेंटर में आते जाते हैं, वैसे वैसे जो है वो इमोशन की इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है और आपकी शिद्दत उस इमोशन की बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी रेज इज एक्चुअली दैट एंगर जिसमें आप कुछ भी कर गुजरते हैं। अनोयंस इज एक्चुअली दैट एंगर जिसमें आपको बस सिर्फ गुस्सा है, आप दरगुजर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी देखें कि जैसे जैसे इस फिगर के हिसाब से आपका कलर इंक्रीज हो रहा है, आपका कलर ज्यादा डार्क हो रहा है, वैसे वैसे आपके इमोशंस की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद भी जैसे आपको बताया कि आपस में आप इमोशंस को कनेक्ट भी कर सकते हैं, जो इस फिगर के अंदर चीज मौजूद है। अच्छा, उसके बाद प्लचिक ने इस व्हील ऑफ इमोशन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग एडिशन की है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी दी है। उसने कहा कि जो आपको पत्तियां नजर आ रही हैं जिसमें जॉय है, ट्रस्ट है, फियर है, सरप्राइज है, सैडनेस है, डिस्गस्ट है, एंगर है और एंटिसिपेशन है, ये अगर जो दो साथ वाली पत्तियां आपस में मिलाएं तो वो एक नया इमोशन क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे आप ये देखें कि जॉय और ट्रस्ट को अगर हम आपस में मिलाएं तो जॉय प्लस ट्रस्ट इज इक्वल टू लव, ये लव का इमोशन क्रिएट होता है। फिर उसने कहा कि इवन अगर आप एक पत्ती छोड़ के दूसरी पत्ती को भी आपस में मिलाएं तो एक नया किस्म का इमोशन क्रिएट हो जाएगा।
जैसे अगर आप सैडनेस को, जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है, और एंगर को आपस में मिलाएं, तो फिर आपको इन दोनों को मिला के एनवी का इमोशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। एनवी का इमोशन जो है, मतलब ये जैसे कहते हैं ना, आप किसी से एनवी कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसी से थोड़े बहुत जेलस हो रहे हैं, तो वो इमोशन ऑफ एनवी क्रिएट हो जाएगा। फिर तीसरी लेवल पे अगर आप आपस में पतियों को मिलाएं, तो फिर एक और किस्म का इमोशन क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे जो ग्रीन कलर में फियर है, और फियर को आप डिस्गस्ट से मिलाएं, तो फियर प्लस डिस्गस्ट इज शेम, इट्स अ न्यू काइंड ऑफ इमोशन। और अगर आप चौथी लेवल पे चले जाए, यानी 4 पीटल्स अपार्ट, यानी 4 पतियां, तो फिर वो ऑपोजिट इमोशंस का कॉन्सेप्ट जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। इमोशंस के इस सारे चैप्टर में अगर हम देखें, तो हमें ये देखना है कि इमोशंस का हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट है। अच्छा, उसके लिए मैनेजर्स को ये समझना चाहिए कि इमोशंस एक कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी तक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है, लेकिन उस हतमी फैसले बहुत सारे नहीं हो पाए, क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि इमोशंस आर वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेकिन अगर देखा जाए तो उतना ही इनका हर किसी की डेली लाइफ पे, हर किसी की डेली रूटीन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। और यही भी वजह है कि साइकोलॉजिस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरिस्ट वो इमोशंस को एक क्रिटिकल एस्पेक्ट समझते हैं फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग एट द वर्क प्लेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैप्पी हैं, जो एम्प्लॉयज मोर सेटिस्फाइड हैं, और जो ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस एग्जिबिट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर हाई होती है, उनकी काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर्स और टर्नओवर इंटेंशंस लो होती हैं। अच्छा, लेकिन क्या इमोशंस का और रैशनैलिटी का, यानी लॉजिकल डिसीजन मेकिंग का आपस में कोई ताल्लुक है? समटाइम्स, और आप लोगों को भी अक्सर ये सुना होगा कि कहा जाता है कि जस्ट डोंट बी एन इमोशनल इन मेकिंग डिसीजंस। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक लोगों के जहन में बात बैठी हुई है कि रैशनल डिसीजन मेकिंग जो बहुत सोच समझ के की जाती है, और इमोशंस ये एक दूसरे से कंफ्लिक्ट में होते हैं। लेकिन रिसर्च ने और डिफरेंट केस स्टडीज ने ये बात साबित की है कि ऐसा नहीं होता। उसकी एग्जांपल एक बड़ी जिसे कहते हैं कि क्लासिकल एग्जांपल है। एक एक रेलवे का वर्कर होता था अमेरिका में। पिछली सदी की बात है कि उसके दिमाग में एक 3 फुट लंबा आयरन बार जो है वो उसके जैसे कहते हैं लोअर लेफ्ट जॉ से होता हुआ उसके दिमाग में घुस गया एक एक्सप्लोजन के नतीजे में। अच्छा, हैरत अंगेज तौर पे, और अल्लाह की कुदरत है, जिसकी जिंदगी रखना चाहे रख ले, उस वो सरवाइव कर गया, वो जिंदा रह गया। और ना सिर्फ वो सरवाइव कर गया, उसके बहुत सारे, अब आप सोचें उसके दिमाग में एक रॉड घुसी हुई है, बहुत सारे उसकी जो रीडिंग, स्पीकिंग, जो कॉग्निटिव एबिलिटी के टेस्ट होते हैं, वो उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। लेकिन वो अपनी इमोशंस को एक्सपीरियंस करने की जो एबिलिटी है वो लूज कर गया। और वक्त के साथ साथ पता चला कि वो जो इमोशंस उसने लूज किए हैं, जो एबिलिटी टू एक्सपीरियंस इमोशंस उसने लूज किए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रीजनिंग एबिलिटीज को भी उन्होंने खत्म कर दिया। वो अपने एक्सीडेंट के बाद बहुत इरेटिक, अनप्रिडिक्टेबली बिहेव करता था, अपने इंटरेस्ट और दूसरों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट बिहेव करता था। एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी जॉब से तीसरी जॉब उसने स्विच की, और इवेंचुअली ये कि एक सर्कस उसने ज्वाइन कर लिया। तो इससे ये साबित हुआ, इससे ये नतीजा निकाला गया कि रीजनिंग, ये जरूरी नहीं है कि रीजनिंग और इमोशंस जो है वो आपस में कंफ्लिक्ट में हो, बल्कि इमोशंस बहुत हद तक आपको प्रॉपर रीजनिंग करने में हेल्प करते हैं।
और यही वजह है कि इमोशंस को मतलब इमोशंस को अब इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है कि जो पॉजिटिव इमोशंस है खास तौर पे उनका एक अलग इम्पैक्ट होता है, और इवन नेगेटिव इमोशंस भी सम टाइम सम सिचुएशन में आपको ज्यादा बेहतर तरीके से, यानी गुस्सा आना किसी सिचुएशन के ऊपर, या सैडनेस फील करना, या फ्रस्ट्रेटेड फील करना, वो भी आपसे बहुत सारे ऐसे डिसीजंस करवा सकते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से बहुत पॉजिटिव है। तो ये तो एक एस्पेक्ट है कि इमोशंस हमें इररेशनल नहीं बनाते, बल्कि इमोशन आर अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर रैशनल डिसीजन मेकिंग। और ये रैशनल डिसीजन मेकिंग हमने अपने परसेप्शन के चैप्टर में काफी डिटेल में डिस्कस की थी। और ये बात भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि इमोशंस की मदद से ही हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट सिचुएशन जो हमारे सामने आ रही होती हैं उन पे रिएक्ट करते हैं थ्रू आवर इमोशंस। अच्छा, इमोशंस, एक तो ये देख लिया कि हमने इमोशंस हमारे क्या कहते हैं, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन साथ साथ इमोशंस का हमारे कल्चर से भी बहुत गहरा ताल्लुक है। मुख्तलिफ मुल्कों में इमोशंस को मुख्तलिफ तरीके से परसीव किया जाता है। एक तो ओवरऑल बहुत ज्यादा रिसर्च इस चीज को इंडिकेट करती है कि आम तौर पे इंसान जो है वो पॉजिटिविटी को ज्यादा प्रिफर करता है, यानी कि अगर आपको एक्सटर्नली कोई स्टिमुलाई नहीं मिल रही, कोई ऐसा फैक्टर नहीं मिल रहा जिससे आप नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशन फील करें, तो देखा गया है कि आम तौर पे ऐसे हालात में एक न्यूट्रल सिचुएशन में इंसान निस्बतन पॉजिटिव इमोशन, थोड़ा सा पॉजिटिव इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं। और और यहाँ पे ये है, जाहिर है कि जब आपके इमोशन पॉजिटिव हैं तो फिर आपके मूड्स भी ज्यादा पॉजिटिव होंगे। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखा गया है कि इवन स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में भी ज्यादातर लोग जो हैं वो निस्बतन पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं। और लेकिन जितनी वो एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल है उतनी ही नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करने की परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होती जाती है। अच्छा, फिर कल्चरल वाइज अगर देखा जाए कि डिफरेंट कल्चर के लोग डिफरेंट तरीके से इमोशंस को परसीव करते हैं, यानी हम ये नहीं कह सकते कि देयर इज वन वर्ल्ड व्यू ऑफ इमोशंस, देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अच्छा, अब जैसे इमोशंस, नेगेटिव इमोशन है जैसे हेट है, टेरर है, रेज है, उसको आमतौर पे सारी दुनिया में डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव कंसिडर किया जाता है। और फिर पॉजिटिव इमोशन है जैसे जॉय है, लव है, हैप्पीनेस है, इनको पॉजिटिवली परसीव किया जाता है। लेकिन सर्टन इमोशन सर्टन कल्चर्स में ये है कि अब जैसे आपको एग्जांपल दूं जापान और रशिया की, जापान और रशियंस का ये आदत है कि नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं और उनसे सीखते हैं, ठीक है। जबकि कुछ मुल्क हैं जो नेगेटिव इमोशंस को बिल्कुल ही परे रखने पसंद करते हैं, कहते हैं नेगेटिव इमोशंस बिल्कुल आए ना, सिर्फ पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी, जॉय और इस किस्म के इमोशंस हो। और इन मुल्कों के एग्जांपल है जैसे मैक्सिको, जैसे ब्राजील। फिर ये कि अब जैसे जापानीज हैं, ठीक है, अगर वो नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं तो उनकी हेल्थ के ऊपर कम इफेक्ट होता है, क्योंकि वो नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट किया हुआ है उन्होंने। लेकिन अमेरिकन अगर नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं तो उनकी हेल्थ के ऊपर ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके अपने कल्चरल और अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव में नेगेटिव इमोशंस ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने चाहिए। अच्छा, इसी तरह देखा जाए तो चाइनीज चाइनीज कहते हैं कि नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर है, जैसे रेज है, जैसे सैडनेस है, जैसे और एक लिस्ट ऑफ नेगेटिव इमोशंस है, एनवी है, ये यूजफुली यूज हो सकते हैं, क्योंकि जब ऐसे इमोशंस आते हैं ना तो आप चीजों को भी बड़े बारीक बीनी से एनालाइज करके उसको ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं, तो वो उसको एक कंस्ट्रक्टिव इमोशंस की तरह कंसिडर करते हैं। जबकि दूसरे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, कनाडा हो गया, उन कंट्रीज में इनको हमेशा ही नेगेटिव इमोशन के सूरत में देखा जाता है कि उनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो आपके सामने पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि कई मुल्क हैं जिसमें लोग ज्यादा इमोशंस फील करते हैं, ज्यादा रिपोर्ट करते हैं, और कई मुल्क हैं जिसमें आपको लोग जो है ना वो कम इमोशन एग्जिबिट करते हुए नजर आएंगे, कूल, काम,
और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ कि इवन आई सॉ दैट पीपल इन जैसे मैंने मलेशिया में मेरा एक्सपीरियंस है लोगों का, दे क्वाइट कूल एंड क्वाइट काम। वो बहुत एकदम से जैसे हमारे आदत है कल्चर में हड़बूंग मचाना, हलचल, ये वो, खुशी है तो बहुत ओवर खुश हो जाना, गमी है तो बहुत ज्यादा बयान करना, बहुत ज्यादा रोना, ये कई सोसाइटियों में नहीं है उस हद तक। ठीक है, वो अगर फौतगी है, गमी है, कोई चीज है, तो उसके ऊपर बस थोड़ा सा अफसोस करके बस उनका काम खत्म। कोई खुशी का त्यौहार है तो बहुत आपे से बाहर नहीं हो जाएंगे। तो ये कुछ सोसाइटियों में ये डिफरेंसेस हैं। और बीइंग अ मैनेजर यू नीड टू नो कि डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट मुल्कों में किस तरीके से ओबी में डिफरेंसेस आ जाते हैं, बिकॉज आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से बिजनेसेस भी मल्टीनेशनल्स होते हैं, जॉब्स भी आपकी इस तरह की होती है कि आपको बाहर का एक्सपोजर मिलता है, या बाहर से लोग काम करने आते हैं, आपने उनको भी हैंडल करना होता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ cultural difference in how people feel and experience emotions.